ना थके हैं पाँव कभी और ना ही हिम्मत हारी है। ना थके हैं पाँव कभी और ना ही हिम्मत हारी है। मैंने देखे हैं दौर सभी और आज भी सफ़र जारी है। यूं तो आए गए इस मैदान में खिलाड़ी कई, पर ये खेल चाहे जिसका हो, लेकिन अब इसमें तुम्हारी बारी है। नमस्कार, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत करते हैं आज के हमारे सेशन की। हमने बातें शुरू की थी रे ऑप्टिक्स पे, हमने बेसिक डिस्कशन किया था। आज हमको बातें करनी है स्फेरिकल मिरर, रिफ्रैक्शन और कुछ पीवाईक्यूज की। तो चलिए करते हैं शुरुआत। हमने क्या बातें की? हमने बात ये की कि लाइट जो है, हम कंसर्न है उसके रेक्टिलीनियर प्रोपोगेशन से। जब मैं कहता हूँ रेक्टिलीनियर तो मेरा क्या मतलब है? रेक्टिलीनियर मतलब एक स्ट्रेट लाइन में, एक सेम लाइन में, स्ट्रेट लाइन में जब लाइट चल रही है तब उसके प्रोपोगेशन को आप क्या कहेंगे? रेक्टिलीनियर प्रोपोगेशन कहेंगे। अब हमने बात की एक ऐसे फिनोमेना की जिसमें लाइट आती है, टकराती है और बाउंस बैक होकर चली जाती है, जो कहलाता है रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। बातें करनी है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे। तो आइए जरा समझते हैं। मान लीजिए कि आपके सामने एक प्लेन है। प्लेन समझते हैं ना? प्लेन। जैसे आपके सामने जो टेबल है, उस टेबल पे हाथ फेरो, कहीं से भी कहीं तक ले जाओ, वो पूरा कहलाता है एक प्लेन। क्या कहलाएगा वो पूरा? एक प्लेन, है ना? तो ये एक प्लेन है आपके सामने, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन। अब इस प्लेन पे लाइट इंसिडेंट हो रही है। इस प्लेन पे लाइट इंसिडेंट हो रही है। ये प्लेन बेसिकली एक पॉलिश सरफेस हो सकता है जिसपे कि लाइट आके गिर रही है, कुछ ऐसे किसी एंगल पे लाइट आके गिर रही है। ये लाइट आई और किसी एंगल पे गिरी, ये लाइट आई और किसी एंगल पे गिरी, ठीक है? थीटा एंगल पे, आई एंगल पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे लाइट टकराई, बहुत बढ़िया। अब लाइट टकरा के किसी एंगल पे निकली। अब सर ये किसी किसी का क्या मतलब है? आप कह रहे हो कि किसी एंगल पे आई, किसी एंगल पे गई। हाँ, क्या होता है ये? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? सबसे पहला लॉ तो ये कहता है कि जो आने वाली लाइट है, जिसको हम कहते हैं इंसिडेंट लाइट, क्या कहते हैं इसको? इंसिडेंट लाइट। टकरा के जाने वाली लाइट जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट। और वो लाइन जिससे हम एंगल्स का मेजरमेंट करते हैं, जिसको कि हम कहते हैं नॉर्मल, जिसको कि हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं नॉर्मल। तो ये तीन हमारे काम की बातें हैं: इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। नॉर्मल बेसिकली क्या है? नॉर्मल बेसिकली ये है। नॉर्मल बेसिकली ये है। ये अगर एक प्लेन है, ये प्लेन है, तो ये नॉर्मल टू द प्लेन है, ठीक है? ये लाइट आ रही है और टकरा के जा रही है, ये लाइट आ रही है और टकरा के जा रही है, और ये है नॉर्मल टू द प्लेन। ठीक 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 ठीक। तो हमने ये कहा पहले लॉ में कि जो आने वाली लाइट है नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड लाइट है, ये तीनों ही सेम प्लेन में होंगे। दैट मीन्स इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल आर इन द सेम प्लेन। और दूसरी बात हमने ये कह दी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ऐसा क्यों होता है इसका मतलब भी मैं बताऊंगा, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी मुझे अनाउंसमेंट करनी थी कि संडे को यानी कल आप लोगों का लाइव सेशन है एनसीईआरटी वाला चैनल पे, जिसमें मैं लाइव सेशन में ईएमआई और एसी के कई सारे बढ़िया वाले न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा, ठीक है? और आपके साथ परिश्रम बैच के बच्चे भी होंगे जो कि रेगुलर कोर्स में ऐप पे पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे आप compete कर सकते हैं। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि उन बच्चों को भी मैंने वही पढ़ाया, आपको भी वही पढ़ाया यूट्यूब पे। तो आप लोगों ने कितना ग्रास्प किया, उन्होंने कितना ग्रास्प किया, एक ऑल इंडिया लेवल की आपके सामने कॉम्पिटिटिवनेस आ जाएगी। आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ किस तरह, मतलब क्योंकि ऑल इंडिया से बच्चे कनेक्टेड है ना बैच पे। यहाँ पे भी पूरे भारत भर के बच्चे पढ़ रहे हैं। तो लाइव में अगर आप आओगे, आप देखोगे कि हाँ, चैट में सबसे ज़्यादा आंसर कौन दे रहा है, तुम कितने दे रहे हो, तुम्हारे कितने सही हैं, तो आपको एक पॉजिटिव फीलिंग आएगी, ठीक है? तो इसलिए सीरियसली पूरी रिवाइज करके आए ईएमआई और एसी। चलिए, तो बात क्या निकली? बात निकली एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सवाल उठता है क्यों? तो इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि जब लाइट आ रही है तो बेसिकली आ क्या रहा है? लाइट जब आ रही है तो बेसिकली आ क्या रहा है वहाँ पे? सर फोटॉन्स आ रहे हैं, ठीक है? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, लाइट आ रही है मतलब फोटॉन्स आ रहे हैं। अब मैं थोड़ी हायर लेवल की बात बता रहा हूँ, क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से ये आपको समझा रहा हूँ मैं, है ना? वैसे तो कोई पूछेगा नहीं कि ये क्यों होता है, लेकिन मैं फिर भी आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा सा एडिशनल नॉलेज है, ले लो। देखो, लाइट जब आती है तो बेसिकली मोमेंटम आता है उसके साथ। ये फोटॉन्स आ रहे हैं ना,
फोटॉन्स आ रहे हैं मतलब मोमेंटम आ रहा है। अब आप इमेजिन करो कि अगर एक बॉल चलते हुए आती है, ठीक है, एक बॉल चलते हुए आती है जिसका m मास है, जिसकी v वेलोसिटी है, और आके किसी सरफेस पे स्ट्राइक करती है, आके किसी सरफेस पे स्ट्राइक करती है, तो आके किसी सरफेस पे स्ट्राइक करती है, तो ये एंगल क्या कहलाएगा? ये एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब अगर टकरा के वो वापस गई मतलब मोमेंटम एक्सचेंज हुआ, टकरा के वापस गई मतलब मोमेंटम एक्सचेंज हुआ, बिल्कुल हुआ। और जिस एंगल पे टकरा के गई वो एंगल कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर मोमेंटम परफेक्टली इलास्टिक है, अगर मोमेंटम में किसी प्रकार का कोई एनर्जी लॉस नहीं हुआ है, तो जितने एंगल पे बॉल आती थी, आप थीटा एंगल मान लो, थीटा एंगल पे बॉल आ रही, थीटा एंगल पे वापस कब जाती थी? जब मोमेंटम में कोई लॉस ना हो, जब मोमेंटम में कोई लॉस ना हो। और यहाँ पे हमने जो लाइट का रिफ्लेक्शन माना है, हमने बिल्कुल पॉलिश सरफेस ली है, किसी प्रकार का कोई नो एनर्जी लॉस, नो एनर्जी लॉस, ठीक है। इस वजह से जो स्ट्राइकिंग हो रही है वो सेम एंगल पे आके लाइट सेम एंगल पे निकलनी चाहिए। ओके, तो ये हैं दो सिंपल से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लिख लीजिए। साथ साथ में लिखते चलो। मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा कि पहले आप पढ़ो उसके बाद लेक्चर के बाद आधे घंटे देके आप लिखो, ऐसा बचपना नहीं करना है। साथ साथ में लिखते चलो, छोटी छोटी बातें, कई सारी छोटी डेफिनेशंस अभी आएंगी, लिखते चलना शॉर्ट में, ठीक है। अच्छा देखो, नॉर्मल कंडीशंस में तो लोग बना लेते हैं, है ना, ये स्ट्रेट लाइन है, ये आपने नॉर्मल बनाई, यहाँ तो हमको समझ में आ जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन अगर मैं सरफेस कुछ ऐसी बना दूँ और मैं लाइट को यहाँ भेजूँ, यहाँ, तो अब मैं आपसे पूछूं कि लाइट कहाँ जा रही है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये इंसिडेंट लाइट है, सुनना बात को ध्यान से, ये इंसिडेंट लाइट है। अब मैं पूछूं लाइट रिफ्लेक्ट कहाँ हो रही है, अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आपको नॉर्मल नहीं दिख रही। आपकी भी गलती नहीं है, लेकिन अब यहाँ पे नॉर्मल बनाने के लिए पहले आप बनाओ टेंजेंट। क्या बनाओ? टेंजेंट। बना दी टेंजेंट। अब इस पे ड्रॉप कर दो नॉर्मल, अब इस पे ड्रॉप कर दो नॉर्मल, ठीक है। टेंजेंट बना दी, नॉर्मल बना दी। अब देखो आप लोग, अब देखो ज़रा, अब देखिए, ये लाइट आई और लाइट गई, किस एंगल पे आई? किस एंगल पे आई? इस एंगल पे आई। किस एंगल पे गई? इस एंगल पे गई। ये क्या है? नॉर्मल है। ये क्या है? इंसिडेंट है। ये क्या है? रिफ्लेक्टेड है। हाँ या ना? इंसिडेंट, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड, इंसिडेंट, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड, ठीक। चलो बहुत शानदार। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, लेकिन पहले क्या बनाना पड़ा? पहले आपको टेंजेंट बनानी पड़ी, तब आप नॉर्मल बना पाए। पहले टेंजेंट बनानी पड़ी, तब आप नॉर्मल बना पाए। ओके, बना लो, साथ साथ बना लो, इस बात को बनाते चलो। अरे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, छोटी छोटी बातें लगती है हमको, कह रहे इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन कई बार अच्छे अच्छे बच्चे भी कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। चलो बातें बढ़ाते हैं आगे। अब देखो एक मिरर की ना रियल और वर्चुअल स्पेस होती है। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि मेरे सामने मिरर है, ठीक, मैं उसमें शक्ल देख रहा हूँ, तुम शक्ल देख रहे हो मिरर में, यहाँ से तो दिख रही है शक्ल, साइड में हट के देखोगे, मान लो कि सामने मिरर है और तुम साइड में से झांक रहे हो, जरूर थोड़ी दिख जाए। अभी जैसे मेरे सामने रूम में मिरर है, सामने है एक्चुअल में, यहाँ पे मिरर है, अलमीरा है, उसका मिरर है, तो मैं अभी जब देख रहा हूँ तो मुझको मैं दिख रहा हूँ, लेकिन जब मैं थोड़ा साइड हटता हूँ, साइड हट के मैं देख रहा हूँ, तो मुझे पीछे की दीवार का कुछ हिस्सा दिख रहा है। अभी करके देख लो, समझ रहे हो बात को? मतलब इस पेन की इमेज वहां पे नहीं बन पा रही है, लेकिन अगर मैं उसके सामने ले जाऊं तो बन जाती है। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि एक हिस्सा ऐसा होता है जहां पे आप अवेलेबल होते हो, एक हिस्सा ऐसा होता है मिरर का जहां पे आप अवेलेबल होते हो, और एक हिस्सा होता है जहां पे आपकी इमेज अवेलेबल होती है, ठीक है। और वो भी बन पाएगी कि नहीं वो डिपेंड करता है फील्ड ऑफ व्यू पे, उसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले हमने ये कहा कि जहां पे हम खड़े हैं वो हिस्सा, वो स्पेस संसार का कहलाता है रियल स्पेस, रियल स्पेस। और जहां पे हमारी इमेज बनती है, जहां पे हमारी
इमेज बनती है वो कहलाती है वर्चुअल स्पेस, वो कहलाती है वर्चुअल स्पेस। ठीक है। मिरर, प्लेन और स्फेरिकल डिवाइड्स द स्पेस इनटू टू रीजन। रियल स्पेस द साइड वेयर रिफ्लेक्टेड रेज एग्जिस्ट, वर्चुअल स्पेस द साइड वेयर द रिफ्लेक्टेड रेज डू नॉट एग्जिस्ट। रियल स्पेस का मतलब हमने क्या कहा, जहां पे रिफ्लेक्टेड रेज एग्जिस्ट कर रही हैं। मतलब अगर ये ऑब्जेक्ट है तो यहां से रेज निकली, यहां से रेज निकली, टकराई और यहां चली गई, टकराई और यहां चली गई, गई, बिल्कुल गई। तो जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, अगर सुनो, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये लाइट आई, टकराई और निकल गई, निकल गई। इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड। ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड रे किस हिस्से में है, रियल स्पेस में। रिफ्लेक्टेड रे किस हिस्से में नहीं है, वर्चुअल स्पेस में। इसके लिए भी वही बात होगी, इसके लिए भी वही बात होगी। लाइट भेजोगे, ठीक है, नॉर्मल बनाओ, किसी एंगल पे निकलेगी, गई, निकली, भेजो, निकली, ओके, लाइक दिस। ठीक है बात है। चलिए सेम फॉर दिस वन, इसके लिए भी बना के दिखाई देता हूँ। ये ऑब्जेक्ट है, लाइट भेजी, टकराई, निकल गई, भेजी, टकराई, निकल गई, बहुत बढ़िया, ओके। ऑब्जेक्ट इज डिसाइडेड बाय इंसिडेंट रेज only. A point object is that from which the incident rays actually diverge. मतलब अगर ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो इससे रेज वाकई में डाइवर्ज होते हुए निकलनी चाहिए, तब ये कहलाएगा रियल ऑब्जेक्ट। और मान लीजिए कि अगर मैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट की बात करूं, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि ये रेज आ रही हैं, ये रेज आ रही हैं, ये रेज आ रही हैं, ठीक है, ये रेज आ रही हैं। अब ये टकरा के कहाँ निकलेंगी, ये तो टकरा के कुछ ऐसे निकल जाएंगी, ये तो टकरा के कुछ ऐसे निकल जाएंगी, हाँ या ना, समथिंग लाइक दिस। ये तो टकरा के कुछ ऐसे निकल जाएंगी। आप क्या करोगे, इनको खींच के पीछे एक्सटेंड करोगे, तो ये जो बना है ये एक्चुअल में कोई ऑब्जेक्ट है क्या, नहीं है। ये अपीयर कर रहा है आपको कि रेज यहां पे जा रही है, एक्सटेंडेड रेज है ये क्या है मेरे भाई, क्यों, ये क्या है, ये एक्सटेंडेड रेज है, आपने खींच के इनको पीछे लेके गए हो, आप इनको खींच के पीछे लेके गए हो, तो ये क्या कहलाएगा, ये पॉइंट वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। रियल ऑब्जेक्ट जहां से एक्चुअल में रेज निकल रही है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट जहां पे ऐसा लग रहा है कि हम लोग रेज को जबरदस्ती खींच के भेज रहे हैं पीछे, है ना। तो ये रियल ऑब्जेक्ट है, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। चलो बहुत शानदार, बातें बढ़ाते हैं आगे। इमेज की अगर बात करें तो इमेज भी दो प्रकार की हो सकती है, जहाँ पे कि एक्चुअल में रेज टकरा के मिलें, जैसे कि ये, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो लाइट गई, यहाँ टकराई, नॉर्मल बना देता हूँ, ये मैंने बना दी नॉर्मल, ये मैंने बना दी नॉर्मल, ठीक है। तो लाइट जिस एंगल पे आ रही है उसी एंगल पे जाएगी और चली गई, चली गई, ठीक है। ये लाइट जिस एंगल पे आई उसी एंगल पे चली गई। सेम विद दिस, जिस एंगल पे आई, टकराई, फिर से नॉर्मल नहीं बना रहा हूँ और चली गई। तो ये आपका बन गया ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट की बन गई इमेज। ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट की बन गई क्या, इमेज बन गई। तो ये ऑब्जेक्ट की कैसी इमेज बनी है, ये रियल इमेज बनी है। क्यों रियल इमेज बनी है, क्योंकि एक्चुअल में रियलिटी में जो रेज हैं वो टकरा के मिली हैं। और अगर रेज वाकई में टकरा के नहीं मिल रही हैं, आप उनको ज़बरदस्ती पीछे खींच के इमेज बना रहे हो, तो वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी मनगढ़ंत इमेज, वर्चुअल इमेज। ये भेजा आपने ऐसे, गई, अब इसको आप ज़बरदस्ती पीछे खींच के बोल रहे हो कि चल इमेज बन जा, तो इमेज बन गई। लेकिन ये इमेज कैसी है, ये वर्चुअल है। वास्तविकता में वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, बनाते चलो। आसान आसान सी बातें, सिंपल सिंपल सी बातें, ठीक है सभी लोग।
चलो जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बातें बढ़ाते हैं आगे। अब अगर हम बात करें रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर की, तो प्लेन मिरर की क्या खासियत होती है? प्लेन मिरर एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ होता है। प्लेन मिरर की खासियत ये होती है कि जितनी दूरी पे मैं एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को रखूंगा, वो उतनी ही दूरी पे उसकी इमेज बनाएगा। अच्छा, ठीक है। अगर ये ए है तो ये ए डैश है, ठीक है। अगर ये बी है तो ये बी डैश होगा। अगर ये बी है तो ये बी डैश होगा, ठीक है। अगर ये तुम खड़े हो, ओके, अगर ये तुम इस प्रकार से खड़े हो, तो ये आपका लेफ्ट हैंड है, ये आपका राइट हैंड है। मिरर में पहले क्या दिखेगा, राइट या लेफ्ट? जो पास है वही दिखेगा, ऐसा, फिर ऐसा, फिर ये टांग ऐसी, है ना, और ये हाथ नियरली ऐसा। मतलब रफली बना रहा हूँ, एकदम एग्जैक्ट तो वो मिरर इमेज फ्री हैंड से बन नहीं पाएगी, बाकी समवॉट लाइक दिस। हाँ या ना, सही बोल रहा हूँ? ठीक है। अगर मैंने एक शेप बनाया है, अगर मैंने एक शेप बनाया है ऐसा, तो ये कैसा बनेगा? ये कुछ ऐसा बनेगा, है ना। मतलब लैटरली इन्वर्टेड इमेज बन रही है, लैटरली इन्वर्टेड। होगा ना ऐसा? बिल्कुल होगा। करके देख लो, मिरर में सामने खड़े होकर देख लो मिरर के। ऐसे खड़े हो ना, यहाँ पे मिरर है ना, ऐसे खड़े होना और अपनी इमेज देखना। तो क्या बोल रहा है? प्लेन मिरर इज अ मिरर विथ परफेक्टली प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। प्लेन मिरर इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन जॉइनिंग ऑब्जेक्ट एंड द इमेज। बड़ी अच्छी बात है कि जो ऑब्जेक्ट है और जो इमेज है उसको अगर आप ज्वाइन करो तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की तरह एक्ट करेगा। कौन? मिरर। ठीक है, चलिए, बहुत शानदार। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है, ये उसकी इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इसकी इमेज है। मतलब इमेज कैसी बन रही है? इमेज कैसी बन रही है? इमेज बन रही है लैटरली इन्वर्टेड। मतलब इमेज में हो रहा है लैटरल इन्वर्जन। लेफ्ट साइड वाला राइट में टर्न हो जाएगा, राइट साइड वाला लेफ्ट में टर्न हो जाएगा। इतनी बात हम सबको मालूम है, 8वीं 9वीं 10वीं की बातें चल रही है। अब हम बात करते हैं स्फेरिकल मिरर की। सबसे पहले तो आपको बताता हूँ कि स्फेरिकल मिरर क्या है। सबसे पहले तो आपको बताता हूँ कि स्फेरिकल मिरर क्या है। पहले आपको ये बता दूं कि स्फेरिकल मिरर बेसिकली है क्या। बच्चे इसकी डेफिनेशन से दुखी रहते हैं, क्योंकि डेफिनेशन पता क्या दी रहती है? अ स्फेरिकल मिरर इज अ मिरर विच इज अ पार्ट ऑफ अ वेरी बिग स्फीयर कट एंड पॉलिश्ड। मतलब कि आपके पास एक बहुत बड़ा स्फीयर था, आपके पास एक बहुत बड़ा स्फीयर था। उसको आपने क्या किया? उसको आपने एक साइड से काट दिया, ठीक है, और इस कटे हुए साइड को आपने बाहर निकाल दिया कुछ ऐसे, और इसको आपने दो में से किसी एक तरफ से कर दिया पॉलिश। तो जिस तरफ से पॉलिश किया उसका अपोजिट साइड बन गया रिफ्लेक्टिंग, उसका अपोजिट साइड बन गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके, तो ये हिस्सा उस बड़े से वास्ट मिरर का हिस्सा कहलाता है स्फेरिकल मिरर। अब यहाँ पे आप लाइट भेजोगे अलग अलग तरह से, तो अलग अलग प्रकार से वो बिहेव करेगी, अलग अलग फॉर्म्स बनेंगे, अलग अलग इमेजेस बनेंगी। ठीक है, तो आइए कुछ इसकी डेफिनेशन समझते हैं। पहले इसकी डेफिनेशंस लिखते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे सामने आ रहा है पोल। पोल बेसिकली क्या है? पोल इज एनी पॉइंट on the reflecting surface of the mirror. For convenience we take it as the central P part of the mirror. मतलब अगर ये मिरर है तो इसका ये जो हिस्सा है, ये पॉइंट जो है, ये कहलाता है पोल, ये कहलाता है पोल। ओके, ठीक है। प्रिंसिपल सेक्शन इज एनी सेक्शन ऑफ द मिरर सच एज एम डैश पासिंग थ्रू द पोल। अब एम डैश जो सेक्शन पोल से पास हो रहा है, जैसे कि ये एक प्लेन बना दिया मैंने, ये प्लेन। अब ये जो प्लेन है, ये प्लेन कंसिस्ट करता है, ये प्लेन कंसिस्ट करता है पोल को, ये प्लेन कंसिस्ट करता है पोल को। इस प्लेन में
होता है पोल। ओके, आप यहाँ पे खड़े हो जाओ, आप इधर खड़े हो जाओ, ये मिरर है और ये पूरा प्लेन है, इस प्लेन में रखा हुआ है, इस प्लेन से गुजर रहा है मिरर और उस पे लाई कर रहा है पोल। सो दिस इज द प्रिंसिपल सेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर C ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंटर है किसका? उस स्फीयर का जिसका के ये मिरर एक हिस्सा है, जिसका के ये मिरर एक हिस्सा है। अब जैसे ये सेंटर है C, ये सेंटर है C, ठीक है, आपने इसको काटा तो एक्चुअल में इसको अगर आप ज्वाइन करोगे ना तो कहीं पे एक ऐसा पॉइंट होगा जो इसके इमेजिनरी सर्कल का सेंटर बिहेव एज अ सेंटर बिहेव करेगा। सो दिस इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या डेफिनेशन दे दी आपने? सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। बड़ी अच्छी बात है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, बेसिक बात, अब थोड़ी तेज रफ्तार में दौड़ा रहा हूं मैं बातों को। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। मिरर जिसका हिस्सा है उसके रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल रहे हो। प्रिंसिपल एक्सिस, वो सिंगल लाइन जो कि सेंटर से लेकर पोल तक पास हो रही है वो कहलाएगी प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल फोकस, इन्फिनिटी से अगर रेज आ रही हैं, ये सब 8वीं 10वीं की बातें हैं, इसलिए मैं थोड़ी तेज रफ्तार में बता रहा हूँ ये, ताकि अच्छी चीज़ों पे हम ज़्यादा समय दे पाएँ, ये बच्चों वाली चीज़ों में ज़्यादा टाइम पास ना हो हमारा, है ना। इन्फिनिटी से रेज आ रही हैं, टकराएंगी और कहाँ मिलेंगी? जिस पॉइंट पे मिलेंगी वो कहलाएगा क्या? वो कहलाएगा फोकस। वो कहलाएगा क्या? वो कहलाएगा फोकस। वो कहलाएगा क्या? वो कहलाएगा फोकस। ठीक है, चलिए तो बातों को बढ़ाते हैं आगे, बातों को बढ़ाते हैं आगे। अब आपको बता देता हूँ रिलेशन बिटवीन फोकस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। रिलेशन बिटवीन एक सेकेंड, पेज को कॉपी कर ले पहले, ब्लैंक पेजेस चाहिए होंगे हमको। रिलेशन बिटवीन फोकस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, मान लीजिए कि ये आपका मिरर है ना, ये आपका मिरर है और ये इंसिडेंट रेज आ रही है, इंसिडेंट रेज आ रही है, टकरा रही है, टकरा के जा रही है, आ रही है, टकरा रही है और टकरा के जा रही है। नापोगे कहाँ से इंसिडेंट रेज वगैरह को? मेजर कहाँ से करोगे? नॉर्मल से। तो ये है नॉर्मल, ये है नॉर्मल, ये है नॉर्मल। इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, ये जो डिस्टेंस है ये कहलाता है फोकस, इतना, और ये जो डिस्टेंस है ये पूरा कहलाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर, सिंपल। ट्रायंगल कंप्लीट करो, दोनों ट्रायंगल्स को देखो आप, ट्रायंगल पी क्यू आर एस है ना, नियरली इसको आर बोल सकते हैं हम लोग, पी क्यू आर। तो आप ये ट्रायंगल बड़े वाले को और छोटे वाले ट्रायंगल को देखो। इफ दिस एंगल इज आई, दिस इज आई, आई और आर तो इक्वल होते हैं, तो इसको पूरे को मैं 2i बोल सकता हूँ। अगर ये i है तो ये i है, और ये i प्लस आर, यानी इसको मैं 2i कह सकता हूँ। तो सिंपली मैं ट्रायंगल्स को कंपेयर करके ये कह सकता हूँ कि tan ऑफ i इज अपोजिट, दैट मीन्स s, और इसको मैं s डैश कह देते हैं इस पॉइंट को, ठीक है, एस एस डैश, एस एस डैश डिवाइडेड बाय डिस्टेंस इसका कितना है? r। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और दूसरी बात, tan 2i इज s डैश डिवाइडेड बाय f।
छोटे एंगल के लिए टेन थीटा बराबर थीटा होता है, स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन फॉर स्मॉल एंगल टेन थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा। तो यहाँ से कंपेयर करके आप डायरेक्टली क्या बोल सकते हो, दोनों को डिवाइड कर दो, टेन थीटा के बदले आप थीटा लिख सकते हो, ये बनेगा 1/2 इक्वल्स टू एफ बाई आर, यानी आर इक्वल टू 2f, आर इक्वल टू 2f, बेसिक बात। ओके, आर इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एफ। चलिए बातों को बढ़ा देते हैं आगे, बातों को बढ़ा देते हैं आगे। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये पूरा आई प्लस आर है, ये पूरा आई प्लस आर है, ये आई है तो ये आई है। चलिए ओके 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 ओके, हियर वी गो। फोकल लेंथ बेसिकली क्या है? फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस पी एफ बिटवीन द पोल एंड द फोकस। पोल से लेके फोकस के बीच का डिस्टेंस है, ये कहलाएगा फोकल लेंथ। लीनियर एपर्चर इन रेफरेंस टू अ मिरर इज द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द लाइट रिफ्लेक्टिंग एरिया ऑफ द मिरर। कितना हिस्सा मिरर का कितना हिस्सा आने वाली लाइट को रिफ्लेक्ट करवा पा रहा है, मिरर का कितना हिस्सा आने वाली लाइट को रिफ्लेक्ट करवा पा रहा है। ओके, ये कहलाएगा क्या? ये कहलाएगा इसका एपर्चर, ये कहलाएगा इसका एपर्चर। ठीक है। फोकल प्लेन, सिंपली वो प्लेन जिसमें फोकल पॉइंट एग्जिस्ट करता है वो कहलाता है फोकल प्लेन। ये जो पूरा प्लेन है, एक पूरा प्लेन बनेगा ऐसा जिसमें कि फोकल लेंथ एग्जिस्ट करती है, वो प्लेन कहलाएगा फोकल प्लेन। ओके, फोकल प्लेन इज द प्लेन पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सारी बेसिक डेफिनेशंस दे दी हैं, शांति से बैठ के आप इनको एक बार और देख सकते हैं। क्योंकि ये देखो, ये पूरे ऑप्टिक्स में 7-8 लेक्चर तक हम लोग इन्हीं की बातें करने वाले हैं। कई सवालों में मार्जिनल रेज आपको पढ़ने को मिलेंगी, कई में पैराएक्सियल रेज पढ़ने को मिलेंगी, और अगर आपको इनका बेसिक मतलब ही नहीं पता तो फिर आप कैसे करेंगे सवाल। इसलिए छोटी बातों में टाइम इन्वेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पैराएक्सियल रेज, दोज रेज विच मेक स्मॉल एंगल विथ नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड हेंस आर क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोल रहा है ये कि वो रेज जो कि कैसा एंगल बना रही है, छोटू सा एंगल बना रही है, मतलब थीटा इज स्मॉल। और एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी थीटा छोटा होता है तो साइन थीटा ऑलमोस्ट इक्वल टू टेन थीटा है ना, और उसको आप ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा, ऐसा रिलेशन आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, मेरे दोस्तों, बोलो। मार्जिनल रेज क्या होती है? जिनके लिए एंगल बड़ा है। ठीक है, पैराएक्सियल छोटा, मार्जिनल रेज जो काफ़ी दूर से आ रही है, जिनके लिए एंगल काफ़ी बड़ा होने वाला, एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा है। चलिए ओके, एब्रेशंस होती हैं समस्याएं, एब्रेशंस होते हैं एरर्स, प्रॉब्लम्स, जो कि तब क्रिएट होते हैं जब आप एक स्फेरिकल मिरर से इमेज फॉर्म करवाना चाहें, तो ये कहलाते हैं स्फेरिकल एब्रेशंस। और ये क्यों होते हैं? ये होते हैं मिरर के डिफेक्ट के कारण हो सकते हैं, इर्रेगुलर पॉलिशिंग के कारण हो सकते हैं। ओके, अब देखो सबसे पहले हम क्या रहे हैं, when all the rays are incident on the spherical mirror in a direction parallel to the axis, the marginal rays मतलब जो काफी दूर हैं, okay, that is the rays incident on the mirror just close to the edge, जो edge पे टकरा रही हैं, come to the focus at a point nearest to the mirror called marginal focus. okay, मतलब क्या निकल रहा है बात का? सुनो, पहले पूरी बात सुनो कि अगर ये मिरर है, अब आपको नहीं लगता, आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये एक रे आके ऊपर टकरा रही है, एक रे आके यहाँ टकरा रही है, ठीक है, तो इसके लिए जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा और इसके लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन है वो अलग अलग है, कहीं ना कहीं उनमें डिफरेंस है, इजंट इट? तो एक रे जो है जो बहुत दूर टकरा रही है, मतलब जो मार्जिनल रे है, वो देखो किस जगह पे इमेज बना रही है,
और दूसरी रे जो है जो थोड़ा ऊपर टकरा रही है, जो पैरा एक्सियल टकरा रही है, वो देखो कहाँ इमेज बना रही है। देखा, लाइट आई, टकराई, निकली, लाइट आई, टकराई, निकली, लाइट आई, टकराई, निकली। अब एक फोकस ये, एक फोकस ये, और बाकी भी डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट पॉइंट्स, बाकी भी डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट इंसिडेंट रेज, अलग अलग लोकेशन पे आपकी इमेज बन रही है। तो भाई सवाल ये है कि इमेज यहाँ बन रही है कि यहाँ बन रही है? इमेज एक्चुअल में ए पे बन रही है या बी पे बन रही है, पता कैसे चलेगा? अरे दिखेगी कैसी वो? यही तो समस्या, यही तो एब्रेशन है, यही तो दिक्कत है कि एक शार्प इमेज बन नहीं पा रही है। तो आपने क्या बोला? आपने बोला कि जब लाइट जो है मार्जिनल रेज आ रही है तो अलग जगह पे फोकस पे बना रही है, पैराएक्सियल रेज आ रही है तो अलग जगह पे इमेज बना रही है, और इनके बीच में कुछ गैप है, और ये एक डिफेक्ट है, और यही डिफेक्ट कहलाता है स्फेरिकल एबरेशन। यही तो समस्या है, यही तो डिफेक्ट है, और यही डिफेक्ट कहलाता है क्या? यही डिफेक्ट कहलाता है स्फेरिकल एबरेशन। चलो फटाफट तेज रफ्तार में बातें आगे बढ़ाते चले। साइन कन्वेंशन की बात करूं तो हमेशा याद रखना, साइन कन्वेंशन में इंसिडेंट लाइट इज द किंग। कौन है किंग? इंसिडेंट लाइट इज द किंग। इंसिडेंट लाइट के बेसिस पर डिसाइड होगी कि क्या डायरेक्शन पॉजिटिव, क्या डायरेक्शन नेगेटिव। अब मान लो कि ये इंसिडेंट लाइट है ना, और आप मेजर कहाँ से करोगे? पोल से मेजर करोगे। मेजर तो पोल से करोगे ना। अब आप जा रहे हो अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, आप मेजरमेंट कर रहे हो अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, तो ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? क्यों? ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? आप अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट जा रहे हो, सीधी सी बात है नेगेटिव होगा। क्यों? क्यों नेगेटिव होगा? अगेंस्ट इंसिडेंट लाइट आप इस डायरेक्शन में चले जाओ, पॉजिटिव। आप प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर चले जाओ, पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे आ जाओ, नेगेटिव। इतनी सी बात है, याद रखना, सिंपल सी बात है। ठीक है गुरु, बोलो, क्लियर है? अलॉन्ग इंसिडेंट पॉजिटिव, अपोजिट टू इंसिडेंट नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। चलिए वही बात है, मैंने लिख दी है यहाँ पे, पढ़ लेना शांति से, तेज रफ्तार में बोल के बता रहा हूँ। अलॉन्ग प्रिंसिपल एक्सिस डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल, पोल इज टेकन एज द ओरिजिन। अच्छी बात है। डिस्टेंस अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन पॉजिटिव, डिस्टेंस above principal axis are taken as positive. Whenever and wherever possible, incident light is taken to travel from left to right. 99% यही कन्वेंशंस हम लोग लेके चलते हैं। लिख लो। डन डना डन डन। चलिए 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 चलिए, बातें बढ़ा दी जाए आगे। ये देख चुके हैं हम लोग, देख चुके हैं, ये आपको मैं बता चुका हूँ कि फोकस जो है r/2 होगा, f इक्वल्स टू r/2। कोई नई बात इसमें नहीं है। चलिए अब हम बात कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन u, v एंड f फॉर अ कर्व्ड मिरर। सबसे पहले तो ये होता क्या है, u, v और f होता क्या है, ये समझते हैं, समझते हैं ज़रा बात को, समझा जाए ज़रा बात को। आइए, ये मैंने बना दी प्रिंसिपल एक्सिस, ओके, ये मैंने बना दिया मिरर, और ये मैंने कर दिया इसको एक तरफ से पॉलिश। अब ये जो केव जैसा शेप दिखता है ना, एक तरफ से केव, गुफा जैसा शेप दिखता है, ये कहलाता है कॉनकेव मिरर। इसी को यदि मैं अपोजिट साइड से पॉलिश करता, इसी को यदि मैं अंदर साइड से पॉलिश कर देता और ये कर्व्ड सरफेस बनती रिफ्लेक्टिंग, तो ये कहलाता है कॉन्वेक्स मिरर। ओके, अब देखिए बात कुछ ऐसी है कि आपने रेफरेंस लिया है पोल, आपने रेफरेंस लिया है पोल, एक पॉइंट है फोकस, और उससे उतनी ही दूरी पे है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये डिस्टेंस है r। बहुत बढ़िया, ये डिस्टेंस है r, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब हम ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख सकते हैं, हमारे ऊपर है कहाँ रखना चाह रहे हैं। हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया कुछ यहाँ पे, तो जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो कहलाती है u।
ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो होती है, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये कहलाती है u। ओके, जो इमेज बन रही है, इमेज डिस्टेंस जो है, मान लो कि यहाँ पे इमेज बन रही है। फॉर एग्जाम्पल अभी हमको नहीं पता कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखने पे कहाँ इमेज बनेगी, करेंगे वो बातें हम लोग। ये इमेज है तो मान लो कि ये v है, ओके, और फोकल लेंथ f। इन तीन बातों में, इन तीन पैरामीटर्स में हम निकालना चाह रहे हैं रिलेशन। इन तीन पैरामीटर्स में हम निकालना चाह रहे हैं रिलेशन। तो इस रिलेशन के लिए, संबंध के लिए ये चित्र बनाओ तेज रफ्तार में सभी लोग। क्या ले लिया हमने? एक तो ऑब्जेक्ट ले लिया, देखो ऑब्जेक्ट, अच्छी बात है। ये बन रही है ऑब्जेक्ट की इमेज, ठीक है सर। नॉर्मल का है, नॉर्मल बना देते हैं। ये रहा नॉर्मल। अब एक कर्व्ड सरफेस पे जो नॉर्मल बनती है वो कहाँ से पास होती है पता है ना? उसके सेंटर से पास होती है। एक सर्कल में अगर आप नॉर्मल बनाओगे सरफेस से तो सेंटर से पास होगी। उम्मीद करता हूँ इतना बेसिक ज्ञान सभी को है मैथमेटिक्स का। ये लाइट गई, टकराई, ये लाइट टकरा के वापस आई, बहुत बढ़िया। इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड, ओके, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड। अब हमने ऑब्जेक्ट से लेके यहां तक की डिस्टेंस को u लिख दिया, दिस इज u, दिस इज u, ओके। इमेज की डिस्टेंस को यहां से v लिख दिया, और इसको हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस को r लिख दिया, ओके। अब देखिए एंगल्स भी, ऑब्जेक्ट, इमेज और सेंटर ऑफ कर्वेचर, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, ठीक। अब आप सिर्फ ट्रायंगल्स को देखो, आप सिर्फ ट्रायंगल्स को देखो, ये देखो, ओके। सबसे पहले मुझको ये बताओ कि क्या हम लोग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। क्या हम लोग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा के, जैसे मैं ट्रायंगल अलग से बना देता हूँ, ट्रायंगल्स को मैं अलग से बना देता हूँ। ये एक ट्रायंगल आपके सामने है, ठीक है, ये जो ट्रायंगल है इसको मैंने बना दिया अलग से, बड़ी अच्छी बात है। इसमें कौन सा एंगल दिख रहा है अंदर? गामा एंगल दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। इसके ऊपर कौन सा एंगल दिख रहा है? ये इधर देखो ज़रा, एक ट्रायंगल और कौन सा है? ये गामा है ना। अब इतने हिस्से को देखो, इतने हिस्से को, जो लाल वाली लाइन आ रही है, बना देता हूँ अलग से, ये बना दी लाल वाली लाइन, ठीक है। और ये नीचे पीली वाली लाइन। देखते चलना गुरु ध्यान से, मज़ेदार चीज़ है एकदम, मज़ेदार चीज़ है, ध्यान से देखते चलना। स्कूल वगैरह में भी पूछ सकते हैं, है ना, करके आना पड़ता है तब जाके मार्क्स मिलते हैं। ये गामा है, इतना एंगल क्या है भाई? थीटा है। और ये एंगल क्या है भाई? ये बीटा है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या बोलती है? एक्सटीरियर एंगल बोलती है कि ये एक्सटीरियर एंगल है, यहाँ जाके खड़े हो जाओ। एक्सटीरियर इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर, मतलब गामा बराबर थीटा प्लस बीटा। गामा बराबर थीटा प्लस बीटा। बहुत शानदार, बहुत शानदार। गामा बराबर थीटा प्लस बीटा, गामा बराबर थीटा प्लस बीटा, बहुत बढ़िया। तो यहां से आपने एक बात लिख दी, थीटा इक्वल टू गामा माइनस बीटा, पहली बात, ठीक 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 ठीक। अब एक और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा रहा हूं मैं इसी तरह से। अभी मैंने किस ट्रायंगल में लगाया ये नाम? अगर इसका हम लोग देखें, इसका नाम क्या था? इसका नाम था CIM, CIM, ट्रायंगल CIM, है ना। अब आप देखो ट्रायंगल COM, अब आप देखो ट्रायंगल COM, अब आप देखो ट्रायंगल COM, है ना, देखते चलना ध्यान से। ये वाला ट्रायंगल, इसमें अल्फा एंगल है, थीटा एंगल है और बाहर एंगल है बीटा, मतलब ये एंगल है बीटा, ये एंगल है थीटा और ये एंगल है अल्फा।
तो आप बीटा इक्वल टू थीटा प्लस एल्फा लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। तो लिख दिया आपने बीटा इक्वल टू थीटा प्लस एल्फा लिख दिया आपने। तो दूसरा थीटा क्या आ गया, बीटा माइनस एल्फा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेटिंग 1 एंड 2, इक्वेटिंग 1 एंड 2 करते चलो साथ साथ में, वरना समझ नहीं आएगा। इक्वेटिंग 1 एंड 2 समझ में आ रहा है ना। ये ट्रायंगल हम लोगों ने क्या किया है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाई है बस, और उसके बाद इक्वेटिंग 1 एंड 2 कर दिया। अब 1 और 2 को इक्वेट कर दो, क्या बन जाएगा, बीटा माइनस एल्फा इक्वल टू गामा माइनस बीटा, बीटा माइनस एल्फा इक्वल टू गामा माइनस बीटा। ठीक है, क्या बन जाएगा ये बन जाएगा 2 बीटा इक्वल्स टू गामा प्लस एल्फा। खेल खत्म, खेल खत्म। 2 बीटा इक्वल्स टू गामा प्लस एल्फा। अब क्या करना है, छोटे एंगल के लिए बीटा और tan बीटा बराबर, खाली पेज देखें जरा, कहीं पे है क्या, खाली पेज बचा है क्या हमारे पास, ये रहा, नीचे ले आते हैं, कहाँ गए, हियर वी आर, यस। ठीक है, क्या बोला हमने बोला 2 बीटा इक्वल्स टू गामा प्लस एल्फा। अब छोटे एंगल के लिए थीटा बराबर साइन थीटा, है ना। ये रिलेशन वैलिड होगा छोटे एंगल के लिए, ये रिलेशन वैलिड होगा छोटे एंगल के लिए। ठीक है, तो आपने लिख दिया बीटा इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन बेस, tan बीटा इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन बेस, यानी एम पी, इस पॉइंट को P लिख दो, इस पॉइंट को P लिख दो, डिवाइडेड बाय R लिख दो, क्या लिखा आपने, यहां पे लिख रहा हूं मैं, बीटा यानी tan बीटा और बीटा को बराबर लिख सकते हो, इक्वल्स टू एम पी डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, और एल्फा को क्या लिख सकते हो, एल्फा को लिख सकते हो एम पी डिवाइडेड बाई यू, एम पी डिवाइडेड बाई यू, एल्फा इक्वल्स टू एम पी डिवाइडेड बाई यू, और गामा इक्वल्स टू एम पी डिवाइडेड बाई वी, गामा इक्वल्स टू एम पी डिवाइडेड बाई वी। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने यहां पे वैल्यू उठा के रखी, बीटा की 2 टाइम्स ऑफ एम पी बाई आर इक्वल्स टू एम पी बाई यू, है ना। गया। अब इसको आप लिख सकते हो 1/r/2, इसको आप लिख सकते हो 1/r/2, जिसको 1/f लिख सकते हो। ठीक, अरे ठीक, तो ये आ गया आपके सामने मिरर फॉर्मूला, ये आ गया आपके सामने मिरर फॉर्मूला, ये आ गया आपके सामने मिरर फॉर्मूला। क्या आ गया आपके सामने, ये मिरर फॉर्मूला आ गया, मिरर फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर है, आसान था, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, नहीं थी, चलो तो ऐसी बात पे बातों को बढ़ाते हैं आगे। अब देखो ये जो फॉर्मूला है, इसमें हमने कहीं पे भी प्लस माइनस लिया नहीं है, लेकिन जब सवाल आएगा सो यू, नोट करके लिख देता हूं यहां पे मैं, नोट u, v and f should be substituted with sign convention, with proper sign. u, v and f should be with proper sign. ओके, चलिए अब अगर साइन कन्वेंशन की बात करें, ऑब्जेक्ट रियल है, ऑब्जेक्ट अगर रियल है
ऑब्जेक्ट यदि रियल है, रियल, ओके, जैसे ये मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है, ये पोल है, तो डिस्टेंस कहाँ से नापोगे? डिस्टेंस आप ऐसे नापोगे ना, ऐसे ऐसे, तो आप कहाँ जा रहे हो? लेफ्ट तरफ जा रहे हो, अपोजिट टू द इंसिडेंट लाइट जा रहे हो, अपोजिट टू द इंसिडेंट लाइट जा रहे हो। तो यू कैसा लोगे आप? यू कैसा लोगे? यू हैज़ टू बी नेगेटिव। यू कैसा लोगे? यू नेगेटिव लोगे। तो रियल ऑब्जेक्ट के लिए यू नेगेटिव, रियल इमेज अगर बन रही है तो वी नेगेटिव, मतलब उसी साइड बनेगी, उसी साइड बनेगी ना। जैसे मान लो कि ये लाइट आई टकराई, यहाँ पे इमेज बनी, लाइट आई टकराई, यहाँ पे इमेज बनी, तो वी भी नेगेटिव। वर्चुअल ऑब्जेक्ट इस तरफ होगा तो यू पॉजिटिव, वर्चुअल इमेज इस तरफ होगी तो वी पॉजिटिव। याद रखना, सिंपल सी बात है, ठीक है। काम के कन्वेंशन से ही है, बातें बढ़ा रहे हैं आगे। अब हम बात कर रहे हैं मैग्नीफिकेशन की, फिर हम स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन, ठीक है। मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन बताने के पहले, मैग्नीफिकेशन बताने के पहले मैं आपको वो पूरे क्या कहते हैं इमेज फॉर्मेशन एक बार करके दे देता हूँ, है ना। इमेज फॉर्मेशन पूरा एक बार करके दे देता हूँ। एक ब्लैंक पेज मिल जाए, ब्लैंक पेज ले आते हैं नीचे। यस, आपको सारी इमेजेस एक बार बना के दिखा देता हूँ, फिर हम लोग बात करते हैं मैग्नीफिकेशन की। अब देखिए, अगर हम लोग एक नॉर्मल लेट्स से कॉनकेव मिरर की ही बात करें, कॉनकेव मिरर पे बात करते हैं, 4 यहाँ पे बना देता हूँ और बाकी की बची हुई पीछे बना दूंगा, है ना। अब अगर ये कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है और इन्फिनिटी से रेज आ रही हैं, इन्फिनिटी से रेज आ रही हैं। रेज कहाँ से आ रही हैं? इन्फिनिटी से आ रही हैं। तो टकरा के कहाँ मिलेंगी? टकरा के कहाँ मिलेंगी रेज? रेज टकरा के मिलेंगी एक पॉइंट पे जो कहलाएगा फोकस। रेज टकरा के मिलेंगी एक पॉइंट पे जो कहलाता है फोकस, ठीक है। तो यहाँ पे यू क्या रखा आपने? यू रखा इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बन रही है? इमेज कहाँ पे बन रही है? इमेज बन रही है फोकस पे, इमेज बन रही है फोकस पे, ठीक है। इमेज बन रही है फोकस पे, बहुत शानदार। इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रख दिया, इमेज बन गई फोकस पे। अब सेकंड केस में मैं ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे ना रख के, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे ना रख के कुछ यहां रख रहा हूं। कहां रख रहा हूं? यहां रख रहा हूं, इधर, ओके। अब ये क्या पॉइंट है? दिस इज बेसिकली बियॉन्ड सी, दिस इज सी, दिस इज एफ, और ऑब्जेक्ट आपने रखा कहाँ पे? ऑब्जेक्ट आपने रखा बियॉन्ड सी। ये रेज निकली, टकराई, और एक तो चली गई फोकस से, एक तो चली गई फोकस से, ओके, बड़ी अच्छी बात है। दूसरी रे भेजी, टकराई, और ये कहाँ से निकलेगी? ये पैरेलल निकलेगी, ये निकलेगी पैरेलल, ये निकलेगी पैरेलल। बहुत अच्छी बात है, जा रही है, टकरा के निकल रही है, जा रही है, टकरा रही है, पैरेलल निकल रही है, क्योंकि फोकस से पास करवाई थी आपने, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकलेगी, है ना। ओके, ठीक है। तो ये कहाँ पे इमेज बननी चाहिए इसकी? यहाँ पे इमेज बननी चाहिए। और कैसी बनी है इमेज? इमेज बनी है रियल इन्वर्टेड, छोटी बनी है। दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज इमेज, ओके। सो दिस इज डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था? बियॉन्ड सी। इमेज कहाँ बनी? बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था आपने? बियॉन्ड सी। इमेज कहाँ बनी है? बिटवीन सी एंड एफ। इमेज कहाँ बनी है? बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। एक और इमेज बनाते हैं, अब सी पे रख देते हैं। देखो फ्री हैंड बना रहा हूं मैं, है ना, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। फ्री हैंड बना रहा हूं क्योंकि मैं स्केल वगैरह लेके तो बना नहीं रहा हूं ना। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। अब आपने एक रे भेजी ऐसी,
टकराई, फोकस से निकली। दूसरी रे कहाँ से भेजूँ? फोकस से भी भेज सकता हूँ, ऑप्टिकल सेंटर पे भी भेज सकता हूँ। चलो इस बार ऑप्टिकल सेंटर से भेज के बना दिखाता हूँ। ऑप्टिकल सेंटर पे भेजो, जिस एंगल पे टकराएगी उसी एंगल पे निकलनी चाहिए, है ना। अब थोड़ा सा मैंने कहा था कि ऊपर नीचे हो सकता है, तो मैंने ऐसे भेजी इमेज, और ये ऐसी लगभग हमने इसकी इमेज बना दी। तो जिस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट था उसी पॉइंट पे इमेज बन गई। ये है ऑब्जेक्ट, ये है इमेज, ये डिस्टेंस है c, ये डिस्टेंस है f। गया गया गया, टकरा के निकल लिया। ओके, इमेज कैसी बनी? इमेज कैसी बनी? इमेज बनी है वर्चुअल, सॉरी रियल, इन्वर्टेड और सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद कैसी बनाऊंगा मैं? इसके बाद कहां पे बनाएंगे? c और f के बीच में रख देंगे ऑब्जेक्ट को। c और f के बीच में रख देंगे ऑब्जेक्ट को। रख दें? c और f के बीच में रख दीजिए, ज़रा देखो कहाँ पे बनी है, कैसी बनी है। ये है c और ये है f। फ्री हैंड बना रहा हूँ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखो। रेज निकली, टकरा के f से गई। अब f से भेज दो, टकरा के पैरेलल जाएगी, तो इमेज बनेगी बियॉन्ड c। दिस इज f, दिस इज c, और इमेज बनी है कहाँ पे? इमेज बनी है बियॉन्ड c। ये बनी है इमेज, लार्ज बनी है, इन्वर्टेड बनी है, रियल बनी है, एनलार्ज है इमेज काफ़ी। ठीक है, चलिए फोकस पे रखेंगे तो इन्फिनिटी पे, फोकस पे रखेंगे तो कहाँ बन जाएगी? इन्फिनिटी पे बन जाएगी। ठीक है, आइए अब बात करते हैं हम लोग मैग्नीफिकेशन की। अब बात करते हैं हम लोग मैग्नीफिकेशन की। क्या होता है मैग्नीफिकेशन? ये इमेज मैंने क्यों बना के दिखाई आपको सारी, ताकि अब आप लोग ये समझ सकें कि किसी केस में डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन इमेज का साइज बड़ा है, किसी केस में डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन इमेज का साइज छोटा है ना। अब अगर ये f है, ये c है, ऑब्जेक्ट आपने रखा है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट आपने रखा है यहाँ पे, दिस इज ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, कैसी इमेज बनाई आपने इसकी? रेस कहाँ कहाँ से भेजी थी, बोलो तो ज़रा। इधर से भेजी, कहाँ से निकली? फोकस से निकली। दूसरी कहाँ से भेजी? फोकस से भेजी, पैरेलल निकली, तो ये बन गई इसकी इमेज। ये बन गई इसकी इमेज। ओके, हम बात कर रहे हैं मैग्नीफिकेशन की। मैग्नीफिकेशन सिंपली क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज का रेशो। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज का रेशो। ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी? ये डिस्टेंस कहलाएगी u, और ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी? ये डिस्टेंस कहलाएगी v। तो आप समझ ही गए होंगे मैं क्या करने वाला हूँ। मैं ट्राइंगल दिखाने वाला हूँ आपको, मैं ट्राइंगल दिखाने वाला हूँ आपको। एक तो ये वाला, ठीक है, एक तो ये वाला ट्राइंगल, है ना। नो, नॉट दिस वन, ऐसा बनाना पड़ेगा। जस्ट अ सेकेंड। ये देखिए, हाइट ऑफ इमेज। ओके, हाइट ऑफ इमेज देख रहे हैं सभी लोग? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब अगर आपके सामने मैं सिचुएशन दिखाऊं, अब मैं आपको ये कहूँ कि मैग्नीफिकेशन क्या है, तो मैग्नीफिकेशन बेसिकली क्या है? इट्स द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज अपॉन द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपको कुछ नहीं करना है, आपको देखने हैं ट्राइंगल्स, आपको देखने हैं ट्राइंगल्स। अब मान लीजिए कि अगर ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये इमेज है, ठीक, ये है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट,
ये है हाइट ऑफ इमेज, ये है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये है हाइट ऑफ इमेज। ये निकल रही है रे, जा रही है, टकरा के इधर से पास हुई, कहाँ से पास हुई, फोकस से पास हुई, बड़ी अच्छी बात है। ये है नॉर्मल, ओके। यहाँ बन रही है इमेज। आप ट्राइंगल को कंपेयर करो, टेन थीटा, इफ दिस, लिसन, अगर ये इंसिडेंट रे है तो क्या ये रिफ्लेक्टेड रे है? अगर इमेज फॉर्मेशन के लिए, यदि ये इंसिडेंट रे है तो क्या ये रिफ्लेक्टेड रे होगी? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो क्या ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा? और क्या ये दोनों आपस में बराबर होंगे? मतलब अगर मैं इसको थीटा लिख सकता हूं तो इसको भी थीटा लिख दूंगा। अब आप देखो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, या तो आप देख लो, कहाँ गया हमारा चित्र, कहाँ चला गया, जिस पे अभी हम लोग कर रहे थे, ये वाला। या तो आप देख लो ये दोनों एंगल्स, दीज टू। क्या आप लोग ये लिख सकते हो कि टेन ऑफ थीटा एच अपॉन वी, टेन ऑफ थीटा, ये हाइट ऑफ इमेज है तो इसको एच डैश कह देते हैं, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है इसको तो एच कह देते हैं, एच बाई यू। ये दो बातें आपने लिखी हैं, ये दो बातें आपने लिखी ट्राइंगल कंपेयर करके, ठीक है। ये दो बातें आपने लिखी ट्राइंगल कंपेयर करके। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपने लिख दिया ये, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपने लिख दिया ये। माइनस क्यों आया यहाँ पे? माइनस क्यों आया? क्योंकि हाइट ऑफ द इमेज नीचे है। अगर ऑब्जेक्ट सीधा है तो इमेज उसकी इन्वर्टेड है। दिस इज एच ओ, दिस इज एच आई, ओके। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। इसके बाद आप लिख सकते हैं 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। तो यहाँ से आप लोग 1/u को लिख सकते हैं 1/f माइनस 1/v, जिसको कि आप लिख सकते हैं f इंटू वी अपॉन वी माइनस एफ। ये 1/u की वैल्यू आ गई, जिसको कि आप लोग मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में माइनस वी बाई यू यानी माइनस वी इंटू 1/u, तो इसको लिख सकते हैं आप लोग कुछ ऐसे। ओके, तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बन जाएगा f माइनस वी अपॉन एफ। सिमिलरली f अपॉन एफ माइनस यू, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, इसको अच्छे से नोट कीजिए, काम की बातें हैं ये, बहुत फ्रीक्वेंटली इस पे सवाल देखने को मिलेंगे। अब मैंने आज रिफ्रैक्शन पे जाने का रश इसलिए नहीं किया, करना तो कायदे से हमको आज रिफ्रैक्शन था, लेकिन ये मैंने बहुत विस्तार में सारी बातें बताई हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बेसिक्स हैं। ये अगर आपने अच्छे से कर लिए, ये छोटी छोटी बातें जो आज हम लोगों ने की ना, जो छोटी चीज़ें मैं उड़ा भी सकता था लेकिन उनको मैंने डिराइव करवाया। इवन आर इक्वल टू एफ बाई टू एफ जो होता है, एफ इक्वल टू आर बाई टू जो होता है, वो मैंने आपको बना के दिखा के डिराइव करवाया। क्यों कर रहा हूँ मैं ये सब? ताकि आप लोग बेसिक्स में कभी कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो चलिए रिफ्रैक्शन हमको स्टार्ट करना था, जो कि हम लोग आज कर नहीं पाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं इसके बेसिस पे कुछ सवाल देके जा रहा हूँ। HW1, HW2, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन भी एक बार बता दूँ। देखिए अभी हमने हाइट वाले मैग्निफिकेशन की बात की है, इसी तरह से एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। मतलब अगर आप एक ऑब्जेक्ट को लीनियरली रख दो, आपने इस रॉड को, सुनना बस ध्यान से सुनना, यहाँ लेटा के रख दिया, तो इसकी इमेज पीछे बनी, इसकी इमेज पीछे बनी और कुछ लंबी बनी, तो मैग्निफिकेशन तो यहाँ पे भी है। अब वो कितना है, उसके लिए आप सिर्फ डायरेक्टली ये एक्सप्रेशन याद रखिए, मैग्निफिकेशन लॉन्गिट्यूडनल इज m स्क्वायर। कैसे? ये एनालिसिस मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, एक बार गो थ्रू करना, नहीं समझ में आएगा तो अगले सेशन में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, चिंता वाली बात नहीं है। एरियल मैग्निफिकेशन, जिसमें दोनों डायमेंशंस इंक्रीज होते हैं, लेंथ भी इंक्रीज होगा, हाइट भी इंक्रीज होगा, इसका फॉर्मूला भी आपको डायरेक्टली याद रखना है, एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इसके बेसिस पे मैं कुछ सवाल छोड़ के जा रहा हूं जो आपको ट्राई करने हैं। HW2, HW3, 4, 5, ठीक है।
5 सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, उसके बाद हम रिफ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे। 5 सवालों के बाद स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन। तो चलिए, अपना ध्यान रखिए। ऑल ऑफ यू टेक केयर। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए ओके, टाटा बाय, थैंक यू।